दोस्तों, प्यार का इंतकाम बड़ा ही दर्दनाक होता है। ऐसी कई कहानियों में मैंने चर्चा किया है। लेकिन इस बात की मानो समय के साथ-साथ नहरें बढ़ाकर नदियों का रूप ले रही हों। आदाब, सत श्री अकाल, मैं रवि। आज मैं जो आप लोगों को सच्ची कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में चौधरी साहब का भट्ठा हुआ करता था। उस भट्ठे पर 200 मज़दूर काम करते थे। साथ ही साथ उस भट्टे पर एक लड़की इंटर पास कर वह उस भट्टे में काम करने आई थी। वह देखने में वाक़ई में बहुत खूबसूरत और काफ़ी तेज़ तर्राक थी। उस लड़की का नाम था रेखा। चौधरी साहब के भट्टे पर जो मज़दूर काम करते थे, वो ज़्यादातर झारखंड से ताल्लुक़ रखते थे और जब उस मज़दूरों के सामने वो लड़की खड़ी होती थी, तो उनसे कुछ अलग दिखती थी। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, चौधरी साहब का बेटा वह भट्टे पर आता है। जैसे ही भट्टे पर आता है तो वह उसकी निगाह रेखा पर पड़ता है। रेखा की निगाह पड़ने के बाद वह रेखा को देखकर वो रेखा के प्यार में पागल हो जाता है, क्योंकि रेखा देखने में बहुत खूबसूरत थी। वह दिन भर उन्हीं के पीछे पड़ा रहता है। इस बात को लेकर रेखा के माता-पिता बहुत परेशान रहते हैं। अगर बेटी कुछ कर लेती है तो सारा इल्ज़ाम हम ही पर आएगा। दोस्तों, होता भी ऐसा है। दोस्तों, जो चौधरी साहब होते हैं वो 4 भट्ठों के अलावा उनके पास जर ज़मीन और गाँव में मान-सम्मान और काफ़ी रुतबा था। उनका 4 परिवार होता था। 4 परिवार में पति-पत्नी और एक बेटी और एक बेटा हुआ करता था। दोस्तों, जो चौधरी साहब की जो बेटी थी, वह बाहर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी और जो बेटा था, वह बीटेक कर रहा था और उसका नाम हर्ष था। वह बीटेक कंप्लीट करने के बाद एक छोटी-सी कंपनी में लग जाता है और उसकी स्टार्टिंग की सैलरी जो होती है, वो 25 से 30 हज़ार रुपये होती हैं। वह 2-3 महीने नौकरी कर रहा था। उसके बाद चौधरी साहब बेटे को फ़ोन लगाते हैं और हाल चाल लेते हैं कि और बताओ बेटा, क्या कर रहे हो? कैसी आपकी नौकरी में क्या चल रही है? तो उसके जो हर्ष था वो बताता है, पिताजी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा एक बात कहूँ, आप जो है नौकरी छोड़ दो और नौकरी छोड़कर घर के काम-काज में हाथ बटाओ। वह पिता की बातों को मान लेता है। मानने के बाद वह नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ देने के बाद वह ईंट के भट्ठों के पास एक ऑफ़िस थी, उस ऑफ़िस में आकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वह सभी कामकाज को अपने तरीके से उसको डेवलपमेंट करता है। उसके बाद वह शाम को अपने ऑफ़िस से बाहर निकलता है। ऑफ़िस से बाहर निकलने के बाद वह ईंट के भट्ठों के पास जाता है, तो वहाँ पर देखता है एक लड़की जो है मिट्टी में पानी मिलाकर वह अपने पैरों से मिट्टी को मसले जा रही थी। उसका जो शरीर था पूरा पसीना से भरा हुआ और साथ ही साथ जो उसका चेहरा था शीशे जैसा चमक रहा था। लड़की का नाम रेखा होता है। जैसी ही रेखा की निगाह उस लड़के पर पड़ता है, तो वह दौड़कर अपनी दुपट्टा उठा लेती हैं। इसके बाद फिर हर्षवर्धन रेखा को देखना शुरू कर देता है। फिर देखने के बाद वह ऑफ़िस में चला जाता है। फिर अगले दिन शाम को वह फिर से ऑफ़िस से बाहर निकलता है। ऑफ़िस से बाहर निकलने के बाद फिर जो है भट्ठे के पास जाता है, तो फिर रेखा जो है पानी में मिट्टी मिलाकर वह ईंटों को तैयार कर रही होती हैं। फिर रेखा हर्षवर्धन को देखती हैं तो दौड़कर अपनी दुपट्टा उठाकर ओढ़ लेती हैं। दोस्तों, अक्सर शाम को जो रेखा होती थी, वो अपनी ईंट को सही तरीके से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा करती थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि फिर वह हर्षवर्धन था, फिर एसी से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वह फिर से रेखा को देखना चाहता था। ईंट के भट्ठे के पास जाता है और फिर से देखने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ पर रेखा दिखाई नहीं देती हैं। वह सोचता है कि रेखा कहाँ चली जाती हैं। साथ ही साथ इनके माता-पिता भी वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे थे। हर्षवर्धन को शक हुआ कि हो सकता है जो जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर मज़दूर रहते हैं, जहाँ पर खाना-पीना खाते हैं, लोग जहाँ पर सोते रहते हैं, वहाँ पर चल के देखते हैं, हो सकता है वहाँ पर रेखा का कुछ पता चले। वहाँ पर भी वह जाता है तो वहाँ पर न तो रेखा दिखाई दे रही थी, न तो उसके माता-पिता दिखाई दे रहे थे। काफ़ी थक कर, हार कर परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद वह ऑफ़िस में चला जाता है। ऑफ़िस में जाने के बाद वह धड़ाम से ऑफ़िस में गिर जाता है। गिरने के बाद फिर वह उठता है। उठने के बाद फिर वह एसी ऑन करता है। एसी ऑन करने के बाद फिर वह आराम कर रहा होता है। फिर वह ऑफ़िस से बाहर निकलता है। फिर जाकर वह देखता है तो रेखा का कहीं भी अता-पता नहीं चलता है। वह 1 हफ़्ता तक लगातार वह रेखा के बारे में चक्कर लगा रहा होता है। दोस्तों, अगले 8वें दिन वह फिर से रेखा उसी स्थान पर, उसी जगह पर वह अपनी पैरों से मिट्टी में पानी मिलाकर वह मसले जा रही थी।
फिर जो रेखा को देखकर हर्षवर्धन काफ़ी खुश होता है, वो काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें देखने के बाद वह इम्प्रेस भी होता है। रेखा को देखने के बाद हर्षवर्धन रेखा के पास जाता है। रेखा तुम कहाँ चली गई थी? रेखा बोलती है कि मैं तो यहीं पर थी, मैं तो यहीं पर थी। इतना देखने के बाद रेखा के माता पिता आ जाते हैं और आने के बाद हर्षवर्धन को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह मालिक का बेटा है और ईंट भट्ठों पर यह नया नया आया है। हर्षवर्धन जब इसके माता पिता रेखा के माता पिता को देखता है तो बोलता है कि आप लोग इस भट्ठे पर कितने साल से काम कर रहे हो? इसके माता पिता बताते हैं कि मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। इसके बाद हर्षवर्धन इनकी बेटी की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि ये बताओ आप ये कौन है? तो वह पूछती हैं कि मालिक ये मेरी बिटिया है। तो हर्षवर्धन कहता है कि आपकी बिटिया काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी मेहनती लगती है। इतना सुनने के बाद रेखा बोलती है हर्षवर्धन को थैंक्स। जैसे ही अंग्रेजी के शब्द सुनने के बाद जैसे ही इसके पिता अंग्रेजी के शब्द सुनते हैं तो अपनी बेटी की बड़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि मालिक मेरी बिटिया काफ़ी पढ़ने में तेज तर्राक और काफ़ी मेहनती है। यह हाई स्कूल और इंटर काफ़ी अंक से उत्तीर्ण किया है। दोस्तों, इसके बाद हर्षवर्धन इनकी बिटिया से पूछने लगता है, रेखा से पूछने लगता है कि ये बताओ तुमने इंटर किस विषय से पास किया है? तो उनकी बिटिया रेखा बोलती है कि मालिक मैं जो है इंटर मैथ से पास किया हूँ। तो हर्षवर्धन बोलता है कि मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा ये बताओ आपको टेबल आता है यानी पहाड़ा? फिर हर्षवर्धन की बात सुनकर रेखा बोलती है कि जी मुझे आता है। तो वो बोलती है मुझे 100 तक पहाड़ा आता है। हर्षवर्धन फिर एक बार उन्हें गौर से कहता है कि हो सकता है आपको 10 तक पढ़ा आता है। हर्षवर्धन की बात सुनकर रेखा फिर से बोलती है नहीं मुझे पहाड़ा 100 तक आता है। इसके बाद हर्षवर्धन अपने कैलकुलेटर उठाता है और उठाने के बाद वह बारी बारी से 80, 84, 94, 98 की पहाड़ों को पूछने लगता है और हर्षवर्धन की पहाड़ों को सुनकर रेखा बारी बारी से सभी पहाड़ों को बता देती है। इतना पहाड़ा सुनने के बाद हर्षवर्धन रेखा से काफ़ी इम्प्रेस होता है और इसके बाद वह जो है काफ़ी खुश हो जाता है। साथ ही साथ इसके बाद वह हर्षवर्धन रेखा से पूछता है अच्छा ये बताओ तुम ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? तो रेखा बोलती हैं कि मैं ईंट का क्षेत्रफल नहीं, बताओ तुम्हारे भट्ठे और ऑफिस का भी क्षेत्रफल निकाल दूँ। इतना बात सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी रेखा से इम्प्रेस हो जाता है, काफ़ी खुश होता है और उसे पता था क्योंकि वह लड़का था जो हर्ष था वह बीटेक किया था। बीटेक करने के बाद उसे पता लग जाता है और कि ये लड़की पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। इसके बाद इसके माता पिता पूछते हैं मालिक बिटिया मेरी कैसी है? तो वो बताते हैं आपकी बिटिया बहुत तेज तर्राक और काफ़ी इंटेलिजेंट है और उसके पास संपूर्ण ज्ञान भी है। इतना कहने के बाद वापस वह ऑफिस चला जाता है। इसके बाद अगले दिन फिर वह आता है, रेखा से बातचीत करता है और बातचीत करता है और यहीं से बातचीत करने की जो क्रिया थी इसकी स्टार्ट हो जाती है। एक दिन अपनी बहन से मिलने के लिए जो हर्ष होता है वह गांव से शहर जाता है। शहर जाने के बाद वह अपनी बहन से मिलता है। अपनी बहन से मिलता है। हर्ष की जो बहन थी वह हर्ष से पूछने लगती है कि और बताओ हर्ष, गांव में कैसा क्या चल रहा है? आप जो है ईंट के भट्ठों पर या पिताजी के ऑफिस पर आप सही तरीके से काम कर रहे हो? काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो अपनी बहन से बातचीत करता है कि कहता है बहन काम बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं काफ़ी जो है लगन और मेहनत से कार्य कर रहा हूँ। इसके साथ अपनी बहन से ये भी बताता है कि पिताजी ने आपकी शादी के लिए बात भी की है। इसके बाद फिर वो अपनी बहन से बात कर वह वापस गांव चला आता है। गांव आने के बाद वह ईंट के भट्ठों के पास जाता है, फिर उसके बाद ऑफिस में जाता है। ऑफिस से बाहर आने के बाद वह देखता है कि जो रेखा थी वह काफ़ी उदास बैठी हुई थी। रेखा जब हर्ष को देखती है काफ़ी वह खुश हो जाती है। इसके बाद हर्ष से रेखा कहती है कि आपको एक लड़की इंतजार कर रही थी। तो हर्ष पूछता है बताओ उस लड़की का नाम क्या था? तो वह बोलती है कि एक लड़की थी, मिट्टी में पानी मिलाकर वह अपने पैरों से मसल रही थी। वह मुस्कुरा कर बोलता है, वह समझ जाता है कि रेखा क्या कहना चाहती है। इसके बाद हर्ष कहता है कि मैं आपको बताने ही वाला था कि मैं जो है अपनी बहन की शादी करने के लिए शहर गया था। इतनी बात सुनने के बाद जो रेखा थी वह बोलती है अच्छा ये बताओ आप जो है शादी कब करोगे? और वह बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है। इतना सुनने के बाद वह वहाँ से उठकर अपने मुंह छुपाकर वहाँ से उठकर वह आगे चली जाती है। फिर हर्ष कहता है अच्छा नाराज़ मत हो, मेरी शादी नहीं हुई है।
इसके बाद रेखा कहती है जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपने क्यों कहा कि मेरी शादी हुई है। वह फिर आगे चली जाती है, उससे बात नहीं करना चाहती है, वह नाराज़ हो जाती है। फिर बार-बार हर्ष जो है उसे मनाने की कोशिश करता है। वह बार-बार कहती है कि जब आपकी शादी हो गई है तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। उसके बाद रेखा की कसम खाता है, कहता है मेरी शादी नहीं हुई है, अब तुम मान जाओ। इसके बाद रेखा कहती है कि मेरी कसम मत खाओ, तुम मेरी कसम मत खाओ, मैं क्या हूँ तुम्हारी। इसके बाद वह दोस्तों इसके बाद वह हाथ पकड़ लेता है, वह कहता है तुम मेरे लिए क्या चीज़ हो ये मैं जान रहा हूँ। इसके बाद उसकी हाथ पकड़कर दोनों एक दूसरे से गले लिपट जाते हैं। लमसम वह 1-2 मिनट तक गले लिपटे हुए थे। इसके बाद जो रेखा की माता होती है उनकी ईंट लेने का लमसम जो है समय हो गया था। जैसी ही दोपहर होने वाली थी तो वह दोपहर के टाइम रेखा से ईंट लेने के लिए ईंट लेने के लिए भट्टे के पास पहुँचने ही वाली थी। तो वो दूर से ही देख ली थी कि ये दोनों एक दूसरे से गले मिले हुए हैं। इसके बाद वह दूर से ही कुछ ऐसी खटपट की आवाज़ करती हैं ताकि जो है एक दूसरे जो है समझ जाएँ। वह दूर से खटपट की आवाज़ करती हैं तो एक दूसरे समझ जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि मुझे कोई ने देखा नहीं, नहीं तो कुछ बातें हो जाती हैं। इसके बाद जो रेखा की माँ था रेखा के पास पहुँचती है। रेखा के पास पहुँचने के बाद जो हर्ष था उससे कहती हैं, उसकी माँ कहती हैं मालिक धूप बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ खड़े रहना आपका उचित नहीं है, इसलिए आप एसी में जाओ बैठ जाओ। फिर हर्ष वहाँ से उठकर वहाँ से चला जाता है, हर्ष वहाँ से चला जाता है, ऑफिस में बैठ जाता है। इसके बाद जो इसकी रेखा की माँ थी रेखा की सारी जो है इंक्वायरी सही से लेती हैं और अपनी बेटी को डाँट लगाती हैं, बेटी इस तरह कार्य करना अच्छा नहीं है, ये लोग अमीर लोग हैं, ये लोग गरीब की हाल नहीं जानते हैं। तुम इस तरह कार्य करोगी तो हम लोग कहाँ जाएँगे, आप हमारी इज़्ज़त जो है गँवा दोगी। हम तो समझे थे कि आपको ले चल रहे हैं ईंट में भट्ठों को काम करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ और ही काम कर रही हो। इसीलिए कोई बेटी अपने साथ जो है ईंट के भट्ठों पर काम करने के लिए नहीं आता है। अगर तुम मेरी इज़्ज़त गँवा दोगी तो हमारी समाज में मान-सम्मान क्या रह जाएगा। इतनी बात सुनने के बाद अपनी बेटी को डाँट लगाती हैं कि आइंदा तुम ऐसी कार्य मत करना जिससे मेरी समाज में बेइज़्ज़ती हो। दोस्तों जो लड़की थी उसकी पहली बार प्यार की थी और पहली प्यार करने के बाद उसे डाँट लगती है, डाँट लगने के बाद वह समझ जाती है। लेकिन जो यहाँ पर जो हर्ष था उसका प्यार तो 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। वह ऑफ़िस से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद अपनी गाड़ी लेता है, गाड़ी लेने के बाद वह मार्केट जाता है। उसे जो है रेखा के लिए एक कपड़े खरीदने थे। उसके रेखा के लिए कपड़े खरीदने थे। वह बाज़ार में जगह-जगह दुकानों पर जाता है, जाने के बाद वह अपने कपड़े खरीद रहा था, लेकिन उसके मन के हिसाब से कपड़ा नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद लास्ट में एक दुकान पर जाता है, उसे मन का कपड़ा मिलता है, कपड़ा खरीद कर वह लाता है। जैसे ही कपड़ा खरीद कर वापस लाता है तो लाने के बाद वह जो है ऑफ़िस से बाहर आता है, ऑफ़िस से बाहर आने के बाद जहाँ पर रेखा काम कर रही होती हैं, वहाँ जाता है और खड़ा हो जाता है। ये सब जो है उसकी रेखा के माता-पिता देख रहे थे, उसके बाद तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं मालिक मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा कार्य मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? इस तरह कार्य मत करिए, यदि इस तरह कार्य मत करिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, हम लोग कहाँ जाएँगे? इतना बात सुनने के बाद हर्ष निराश हो जाता है, निराश हो जाने के बाद अपनी कपड़े उठाता है, कपड़े उठाने के बाद वह वापस ऑफ़िस में चला जाता है। साथ ही चला जाता है। हर्ष के जाने के बाद जो रेखा होती हैं, वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती हैं, क्योंकि उसके प्यार का यहीं से अंत हो जाता है। इसके बाद जो रेखा के माता-पिता होते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटी इस तरह कार्य मत करो, ये सरासर गलत है। इसके बाद शाम का समय होता है, मालिक जो है ईंट के ऑफ़िस में आते हैं और ऑफ़िस में आने के बाद ऑफ़िस में आते हैं और जो लड़का था वो बोल रहा था कि पिताजी जो मुझे शादी करनी है। तो उसके मालिक बोलते हैं कि अरे बेटा इसमें सोचने की क्या बात है, खुद तुम समझदार हो गए हो, खुद तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारी है, तुम अपनी शादी खुद अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। तो वो बोलते हैं अच्छा ये बताओ लड़की-वड़की देखे हो? तो हर्ष बोलता है पिताजी मैं लड़की देख लिया हूँ, लड़की को पसंद भी कर लिया हूँ। लड़की पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी इंटेलिजेंट और मेहनती लड़की है, उसके पास संपूर्ण ज्ञान है। इसके बाद चौधरी साहब कहते हैं बेटा भगवान की दया से हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास सब उपलब्ध है, दहेज मैं 1 रुपए भी नहीं लूँगा। उसके बाद चौधरी साहब कहते हैं अच्छा ये बताओ उस लड़की के बारे में तुम और क्या जानते हो? फिर वह कहते हैं लड़की जो है पढ़ी लिखी है, लड़की इंटर पास की है, हाई स्कूल काफ़ी अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है। अच्छा बताओ उसके बाद चौधरी साहब पूछते हैं ये बताओ लड़की कहाँ रहती है? तो बोलते हैं वो हमारे ईंट के भट्ठों पर काम कर रही होती है। इतना सुनने के बाद चौधरी साहब का जो पारा था वो 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और कहते हैं ये बताओ तुम ईंट के भट्ठों के लड़की से शादी करोगे? इसके बाद
इसके बाद जो चौधरी साहब थे वो एक आदमी अशोक नाम के लड़के को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं उसके माता-पिता और लड़की को हमारे पास लेकर आओ। इसके बाद यहाँ जो इसके बाद जो हर्षवर्धन की माँ थी, वह जो हर्षवर्धन को डाँटने लगती हैं, फटकारने लगती हैं, कहती हैं आज यही दिन तुम्हें देखने के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, एक अच्छा संस्कार दिया था, एक अच्छे आपको स्कूल में दाखिले कराया था, साथ ही साथ आपको अच्छे से मैंने बीटेक कराया, बीटेक में काफ़ी पैसा लगाया, आज तुम्हें यही दिन देखना पड़ रहा है कि भट्ठों पर काम करने वाली लड़की से तुम शादी करोगी। इसके बाद अशोक वहाँ पर पहुँच जाता है। अशोक पहुँचने के बाद उस मालकिन को चुप कराता है। उसके बाद जो मालिक होते हैं, वह मालिक जो होते हैं मुंशी से कहते हैं जो भट्टों पर जो लड़की काम कर रही है उसके माता-पिता उस लड़की को हमारे साथ लेकर हमारे कमरे पर आइए। मुंशी था वह ईंट के भट्ठों पर जाता है जहाँ पर ये लोग रहते थे। वहाँ पर पहुँचता है मुंशी साहब को देखकर रेखा के माता-पिता जो होते हैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि मुंशी साहब जी मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, मेरी बिटिया की कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मालिक जान जाएँगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मुझे ज़िंदा नहीं रखेंगे, मुझे ज़िंदा ही वह भट्ठे में जलवा देंगे। तो मुंशी पूछते हैं अच्छा बात क्या है, पहले बात तो बताओ। फिर वो मुंशी से सारी बात रेखा के माता-पिता बताते हैं कि ऐसी-ऐसी बात थी। मुंशी जी कहते हैं एक काम करो आप लोग जो है मालिक ने बुलाया है, आप हमारे साथ चलो, मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या होता है। इसके बाद रेखा की माता-पिता और रेखा और मुंशी जी साथ-साथ मालिक के घर पर जाते हैं। वहाँ पर चौधरी साहब बैठे हुए थे। उसके बाद हर्ष भी वहीं था, हर्ष की मम्मी भी वहीं थी, हर्ष की माता भी वहीं थी। मुंशी और रेखा के माता-पिता और उधर से चौधरी साहब, चौधरी के लड़के और वहाँ पर उसकी पत्नी और चौधरी की जो है पत्नी वहाँ पर थी। इसके बाद जो चौधरी साहब से वह लड़की से एक ही सवाल पूछ रहे थे, अच्छा ये बताओ आपने हमारे लड़के से प्यार किया था कि मेरा लड़का आपसे प्यार किया था? तो जो रेखा होती है वो बोलती है मैंने आपके लड़के से प्यार किया था। तभी उधर से जो हर्ष था वह ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगता है नहीं पिताजी, प्यार मैंने लड़की से किया था, लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इस लड़की से प्यार किया था। चौधरी साहब उसके बाद इम्प्रेस हो जाते हैं, काफ़ी हँसने लगते हैं। हँसने के बाद जो है वो पूछते हैं लड़की और उसके पढ़ाई-लिखाई के बारे में पूछते हैं और पढ़ाई-लिखाई पूछने के बाद उस लड़की से चौधरी साहब काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होने के बाद हर्ष और रेखा की शादी करा देते हैं। हर्ष और रेखा की शादी होने के बाद वह जो है मालिक के घर में अच्छे से रहने लगती है। अच्छे से रहने के साथ-साथ वह अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रही होती हैं। दोस्तों कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।